हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शोगुन के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें जॉन ब्लैकथॉर्न से दिखाई जाती है, जिसका शिप जापानीज शोर तक आ पहुंचा है और उस शिप को देख काफी सारे समुराइज उनकी शिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन शिप में पहुंचते ही वो लोग काफी सारे डेड सेलर को देख पाते हैं और साथ ही कुछ भूख से गुजर रहे सेलर्स को भी, जिनमें से जॉन भागने की कोशिश तो करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन समुराय के हाथों पकड़ा जाता है। जिसके बाद बड़े ओसाका की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ईयर 1600 चल रहा है, जहाँ एक किंग टाओ की डेथ हो चुकी है, जिन्होंने अपने पीछे कोई एयर छोड़ा नहीं, जो है वो काफी ही छोटा है रूल करने के लिए। जिस कारण 5 लॉर्ड वॉरियर्स इस बात के लिए झगड़ रहे हैं कि कौन उनकी गद्दी संभालेगा, यानी कि कौन शोगन बनेगा। जिस कारण हम योशी तानानागा को देख पाते हैं, जो अपनी पूरी आर्मी लेकर ओसाका कैस्टल आ पहुंचा है, जहां उसकी मुलाकात लॉर्ड इशिडो से होती है, जो उसे इस बात के लिए अक्यूज करता है कि उसने अलाइन एंड पावर को उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन लॉर्ड योशी उन लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि लॉर्ड कजुनारी उसे इस बात के लिए भी ब्लेम करते हैं कि उसने एयर की मॉम को अभी तक कैद रखा है, यानी कि लेडी ओइबा को। पर तोचिनादा उन लोगों को ये एक्सप्लेन करता है कि उसने लेडी को सिर्फ हॉस्टेज ही नहीं बनाया, बल्कि अब वो उसके घर की बहू है और साथ ही वो प्रेग्नेंट भी है। लेकिन उसी के साथ लॉर्ड योशी को ये भी पता चलता है कि चारों काउंसिल मेंबर ने एयर की मॉम को वापस चाहा है, यानी कि उन लोगों ने लेडी एडो को रिलीज करने के लिए कहा है। तभी वो लोग लॉर्ड योशी के लिए कुछ न कुछ डिसीजन लेंगे। साथ ही उसके पास सिर्फ 7 ही दिन है, जिसके बाद ये सारी चीजें फिर से कंटिन्यू होगी। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड योशी जनरल हिरोमात्सु को उसी शिप की तरफ भेजते हैं ताकि वो उसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब वही बात करें ब्लैकथॉर्न की, यानी कि जॉन की, तो हम देख पाते हैं कि वो अपने साथियों को ये बता रहा है कि फाइनली वो लोग जापान पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही उस पर भरोसा नहीं करते। साथ ही जॉन का ये भी प्लान है कि वो उन लोगों को, यानी कि जापानीज लोगों को ये बताएगा कि वो लोग सिर्फ मर्चेंट है और अपना रास्ता खो गए थे और अगर चाहे तो वो लोग उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। जिसके थोड़े समय ही बाद उन लोगों की बातचीत, यानी कि सिर्फ जॉन की बातचीत उन सोल्जर से होती है, जिन बातचीत के दौरान जॉन उन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग एक मर्चेंट है और साथ ही उन्हें यहाँ से सेफली घर लौटना है। जो सारी बातें उन सोल्जर्स को समझ नहीं आती, पर थैंकफुली वहाँ एक प्रीस्ट मौजूद होता है जो जॉन की थोड़ी बहुत हेल्प करता है। लेकिन साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ये पॉसिबल नहीं कि ये लोग तुम्हें घर लौटने दे, जिस कारण वहाँ थोड़ा झगड़ा हो जाता है और उस कारण जॉन को काफी मारा भी जाता है और उसे यहाँ से सीधा लॉर्ड याबुशिकी के पास ले जाया जाता है, जहाँ जाकर उसे एक और प्रीस दिया जाता है। लेकिन उस प्रीस की बातचीत से हमें प्रॉपरली ये पता चलता है कि वो जॉन को एक पायरेट बता रहा है और ये भी कि वो यहाँ पर वॉर करने के लिए पहुंचा है। और वहाँ कुछ फ्लैग को नोटिस कर जॉन को ये समझ आता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट पोर्टुगीज सेलर ही आ पहुंचे हैं, ना कि कोई इंग्लिश सेलर। जिस कारण वो प्रीस्ट के गले से क्रॉस निकाल सभी के सामने ये चिल्लाने लगता है कि वो उनमें से एक नहीं, जिस कारण लॉर्ड याबुशिकी उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो, यानी कि लॉर्ड ओबिगे, लॉर्ड ओमी को काफी प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि उसके डैड के जाने के बाद वही सारी चीजें काफी अच्छे से संभाल रहा है। लेकिन उसी दौरान हमें पता चलता है कि हिरोमात्सु वहाँ आ पहुंचे हैं और आते ही उन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने एक फॉरेन शिप को अब कैप्चर कर रखा है। साथ ही वो उन लोगों से 20 कैनन्स, 500 मस्केट और काफी सारे सिल्वर और गोल्ड के बारे में पूछते हैं। जिसके साथ साथ लॉर्ड योबू को ये पता चलता है कि हिरोमात्सु ने उस शिप को जब्त कर लिया है, जिसके लिए पहले तो वो रेडी नहीं होता, लेकिन कोई खून खराबा ना चाहने के लिए वो उन्हें शिप हैंड ओवर कर देता है। जिसके साथ उसे ये भी समझ आया है कि उनके विलेज में ही कोई एक खबरी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हिरोमात्सु ने ब्लैकथॉर्न को भी अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया है, वो भी ओमाशु। पर उन्हीं के साथ आया हुआ लॉर्ड रॉड्रिगेज ये चाहता है कि वो ब्लैकथॉर्न को अपने साथ ले जाए, उसे ड्रंक कर उसे खत्म कर दे। पर एक्चुअली हमें पता चलता है कि वो उसे अपने साथ इसीलिए ले जा रहा है ताकि लॉर्ड योशी से मिल सके। जिस कारण जॉन को ये पता चलता है कि रॉड्रिगेज एक स्पेनिश है जो पोर्टुगीज के लिए सेल करता है और रास्ते में जाते हुए काफी बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, जिससे जॉन उन सभी लोगों को बचा लेता है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पायलट है। लेकिन साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि स्टॉर्म के कारण रॉड्रिगेज पानी के अंदर गिर गया है, जिसे बचाने के लिए वो प्लैंक उसकी तरफ
फेंकता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो छूट जाता है। लेकिन फिर अपनी बातों से वो सभी लोगों को मनाने में कामयाब होता है कि वो लोग उसकी सर्च में जाएंगे, और उस सर्च के कारण फाइनली वो लोग रॉड्रिगेज को ढूंढ पाते हैं, जिसे ऊंचाई से लेने के लिए नीचे और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड योग्यू जाते हैं, जिनकी हालत काफी खराब हो जाती है। पर एनी हाउ वो उस सिचुएशन को सरवाइव कर जाते हैं, जिनका साथ और कोई नहीं बल्कि जॉन देता है, वो भी उन्हें उस सिचुएशन से सेफली निकालते हुए। जिसके बाद जॉन उनसे माफी मांगता है और हम देख पाते हैं कि लॉर्ड योशी लेडी मारिको के पास आ पहुंचे हैं ताकि वो उसकी हेल्प ले सके, क्योंकि उन्हें पता है कि लेडी मेरिको को पोर्चुगीज आती है, क्योंकि उनका मानना ये भी है कि जॉन शायद उनके लिए काफी बड़ा चेंज ला सकता है। जिसके बाद हम तोरानागा और टाइकी की बातचीत सुन पाते हैं, जिनकी बातचीत से हमें ये समझ आता है कि उनकी दोस्ती काफी ही अच्छी है। साथ ही तोरानागा की शादी ओचिबा से होने वाली है। पर इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि टाइको ने इस रीजन की यानी कि उनकी गद्दी को संभालने की जिम्मेदारी पूरे 5 रीजन को दी है, ना कि सिर्फ तोरानागा को। वो भी तब तक जब तक उनका बेटा 16 साल का नहीं हो जाता। लेकिन उसी के साथ उन्होंने तोरानागा से एक रिक्वेस्ट की है कि वो योचियू को संभाल कर रखे, क्योंकि उसके बड़े होने तक सभी लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे रहेंगे। जिस कारण तोरानागा ने योचियो के साथ साथ ओचिबा की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। जिसके बाद प्रेजेंट की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि जॉन को तोरानागा के कोर्ट ले आया जाता है, जहां उसका ट्रांसलेटर मार्टिन एल्विता पहुंचता है, जो कि एक प्रीस्ट है। लेकिन यहाँ आने से पहले फादर डेल ने ये बताया है कि उसे एनी हाउ उनका मिशन प्रोटेक्ट रखना है। पर इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि उनके पास जॉन की डायरीज है, जिसके अंदर पोर्टुगीज के सीक्रेट बेस के बारे में लिखा है, जो कि मकाओ में है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों को नहीं। पर जैसे ही मार्टिन कोर्ट पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि मेरिको भी वहाँ मौजूद है, जो उसकी फॉर्मल स्टूडेंट रह चुकी है, यानी कि मार्टिन ने उसे पोर्टुगीज जैसी भाषाएं सिखाई है। लेकिन उससे ये भी समझ आता है कि तोरानागा को मार्टिन पर इतना भरोसा नहीं जितना वो मेरिको पर करता है। पर हम देख पाते हैं कि मार्टिन सही सही ट्रांसलेट करता है, जिसका भरोसा जॉन को मार्टिन पर नहीं। और उनकी बातचीत की बात करें तो उसमें जॉन ने उन लोगों को ये बताया है कि वो इंग्लैंड से आया है, साथ ही इंग्लैंड और पोर्चुगल के बीच लड़ाई चल रही है, जिनके साथ साथ वो लोग कैथलिक नहीं बल्कि प्रोटेस्टेंट है, जिस कारण ही ये वॉर छिड़ी हुई है। साथ ही उसने उन्हें ये भी बताया है कि वो सिर्फ एक मर्चेंट है, यानी कि एक सेलर, ना कि कोई पायरेट। जिसकी बातचीत तोरानागा को काफी पसंद आई, लेकिन वो लोग कंटिन्यू करे उससे पहले ही वहाँ इशिरो आ पहुँचता है, जिस कारण जॉन को जेल में भेजा जाता है और उससे वो और कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वहाँ एक फादर से मुलाकात पे उसे काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि तोरानागा का ब्लड लाइन एक मिनोवारा है, जिसने डिवाइन मैंडेट को कैरी किया हुआ है, साथ ही इस कारण वो शोगन बन सकता है। पर असल में तोरानागा क्या चाहता है उसे कुछ भी नहीं पता। उसी के साथ हमें ट्रेड के बारे में भी पता चलता है कि कभी जापानीज और चाइनीज एक साथ नहीं होंगे, जिस कारण मिडिलमैन यानी कि पोर्चुगीज उसका फायदा उठा रहा है, वो भी उनकी ब्लैक शिप की मदद से, जो कि मकाओ में रहा करती है, और साथ ही उनके काफी सारे प्रॉफिट भी वही हैंडल करते हैं। और इसी चीज को टाइको ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उस बीच उसके सामने आ खड़े हुए सोसाइटी ऑफ जीसस। साथ ही इन सारी चीजों को काफी खुफिया रखा गया है और एक सीक्रेट बेस पर चलाया जाता है, जहाँ काफी सारे जापानीज सोल्जर्स जिन्हें कन्वर्ट किया गया है, वो लोग उस चर्च के बिहाफ में एज अ मर्चेंट काम करते हैं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि रीजन ने ये डिसीजन लिया है कि तोरानागा के कोई भी डिसीजन के पहले उन्हें जॉन को खत्म करना है, जो चीज तोरानागा ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ली थी, जिस कारण ही उसने जॉन को अभी तक संभाल कर रखा है। लेकिन उसी बीच हम देख पाते हैं कि मार्टिन और चर्च पर ये जिम्मेदारी है कि वो लोग जल्द से जल्द ब्लैक शिप को फ्री करे, यानी कि उनका कैप्टन ये चाहता है कि उन्हें परमिट मिले और वो लोग यहाँ से सीधा अपनी ट्रेड के लिए निकले। लेकिन बात करें इन सारी चीजों की परमिशन देने वाला तो वो और कोई नहीं बल्कि तोरानागा है, क्योंकि वो फॉरेन रिलेशंस का प्रेसिडेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली मार्टिन को परमिशन नहीं देता कि वो ब्लैक शिप को यहाँ से ले जाए, जो कि उसका एक प्लान का ही हिस्सा है, क्योंकि उसे पोर्चुगीज की और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, जो चीज उसे जॉन ने बताई है, वो भी जेल से आने के बाद, क्योंकि उसे ऑलमोस्ट काफी सारे लोग मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे, जिससे
सिचुएशन से उसे बचाकर और कोई नहीं बल्कि याबू ले आया है, वो भी किसी प्लान के साथ। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जॉन तोरानागा को ये भी बताता है कि किस तरह स्पेनिश और पोर्चुगीज इन सारी चीजों पर रूल कर रहे हैं। साथ ही वो लोग एक नए प्लान के साथ उभरे हैं क्योंकि उन लोगों को पूरे वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहिए, जिसके लिए वो लोग नॉन कैथलिक को टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें कन्वर्ट कर वो उनकी टेरिटरी को अपना बना लेंगे, जिससे तोरानागा काफी चिढ़ जाता है क्योंकि उनके अलायंस में यानी कि पोर्चुगीज के अलायंस में यही लिखा हुआ है कि जापान उनका हिस्सा है, जो चीज तोरानागा को मंजूर नहीं क्योंकि जापान उनकी खुद की कंट्री है जिसे वो लोग खुद चलाते हैं, ना कि पोर्चुगीज या फिर स्पेनिश। जिन सारी बातों से ही खुश होकर तोरानागा ने उसे उसके क्वार्टर में नाइट रुकने की इजाजत दी है, लेकिन वो भी उसका एक प्लान का हिस्सा है क्योंकि हम देख पाते हैं कि रात में एक मेड असैसिन जॉन को मारने के लिए आ पहुंचती है और सभी लोगों को लगता है कि वो अटैक तोरानागा पर होने वाला है, लेकिन तोरानागा काफी चालाकी से न सिर्फ जॉन को बचाता है बल्कि उस मेड को भी खत्म कर देता है और सभी लोग कुछ करे उससे पहले ही तोरानागा उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि वो असैसिन उसे नहीं बल्कि जॉन को मारने के लिए आई थी, जिस कारण जॉन अब उस पॉलिटिकल गेम का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि तोरानागा याबू को बुलाकर उससे बातचीत करते हैं, जिस बातचीत से हमें ये क्लियरली समझ आता है कि उन्हें पता है कि याबू इशिदो के साथ मिला हुआ है और कल रात जो हमला जॉन पर हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि याबू ने ही करवाया था। जो सारी बात जान याबू सरेंडर कर देता है और यही कहता है कि अगर वो इसके लिए उसे मारना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन तोरानागा ऐसा नहीं करता बल्कि उसे सबसे पहले ये पूछता है कि उसके एक्सचेंज में इशिदो ने उसे क्या ऑफर किया है, जिसके बदले वो उसे बताता है कि तुम्हारी सीट, वो भी काउंसिल में, जिसमें उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं बल्कि उसे सुरुगा चाहिए ताकि वो अपने एम्पायर को वहाँ बना सके, जिसके लिए तोरानागा रेडी है, लेकिन उससे पहले वो जॉन और लेडी कीरी को सेफली उनके लैंड तक पहुँचा दे। अब वही बात करें मैरी को और जॉन की तो उन दोनों को अभी अभी पता चला है कि वो लोग ओसाका छोड़ एरो के लिए निकल रहे हैं, जिनमें उनका साथ लेडी भी दे रही है जिसने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे दोनों को ही खो दिया। लेकिन जाने से पहले हम देख पाते हैं कि उन लोगों से मिलने के लिए इशिदो आ पहुंचा है, जो यहाँ सिर्फ मिलने के लिए नहीं बल्कि तहकीकात के लिए आया है कि सच में वो लोग जा रहे हैं या नहीं, जिसके साथ साथ उसे पता चलता है कि लेडी कीरी भी यहाँ से जा रही है। लेकिन उसी के साथ इशिदो अपने कुछ साथियों को उन लोगों के साथ भेज देता है, जहाँ जाने से पहले हम नोटिस कर पाते हैं कि लेडी कीरी की एक मेड के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका एडवांटेज उठाते हुए लेडी कीरी वहाँ से गायब हो जाती है और रास्ते में जाते हुए जॉन को पता चलता है कि उस कैरावन में लेडी कीरी नहीं है, जिस कारण उन सभी की जान भी जा सकती है। यानी कि तोरानागा ने कुछ प्लान बनाए हैं जिसका हिस्सा या फिर जिसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास नहीं, और रास्ते में जाते हुए इशिदो के कुछ लोग उनकी तहकीकात करने के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश जॉन करता है जिसमें वो सफल भी हो जाता है। और फिर रात के वक्त हम नोटिस कर पाते हैं कि लेडी मैरी को और जॉन के बीच बातचीत हो रही है, जिस बातचीत में जॉन ये बताता है कि मैरिको की बोनारो से शादी हो चुकी है, जिससे उसे एक बेटा भी है। लेकिन साथ ही बात करें जॉन की तो उसकी भी शादी हो चुकी है, जिससे उसे 2 बच्चे हैं, जिनका नाम ट्रूडर और एलिजाबेथ है। पर उन लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि उन लोगों पर अटैक हो जाता है और इसके पीछे लॉर्ड कियामा का हाथ है, जो चीज तोरानागा को काफी अच्छे से पता थी। और वो कैरावन से बाहर आता है और सभी लोगों का सामना करना शुरू करता है क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा लोग नहीं, जिस कारण जॉन और मैरी को भी उन लोगों का साथ देते हैं, क्योंकि इशिदो के सोल्जर्स भी उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, ये जानकर कि तोरानागा भी यहाँ से निकल रहा है। जिसके साथ साथ बुंटारो ये डिसाइड करता है कि सभी लोगों को वो शिप की तरफ जाने के लिए कहेगा, और जब तक वो लोग वहाँ से निकल नहीं जाते तब तक वो और उसकी टीम बाकी आर्मी का सामना करेगी। और हम देख पाते हैं कि उस मौके का फायदा उठाकर जॉन और बाकी सभी लोग एक छोटी सी बोट के पास आ पहुँचते हैं, और जैसे ही वहाँ से निकल रहे होते हैं बुंटारो भी वहाँ आ पहुँचा है, जिसे साथ ले जाने का जॉन डिसाइड तो करता है, लेकिन हिरेत्सो उसके लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद तोरानागा अपनी रिस्पेक्ट बुंटारो को दिखाता है और हम देख पाते हैं कि वो भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन शिप में पहुंचते ही वो सभी नोटिस कर पाते हैं कि कियामा के लोग उनका रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, जिससे वो लोग कभी नहीं निकल सकते। लेकिन हाँ, उन लोगों के पास एक रास्ता है, वो भी पास में ही खड़ी ब्लैक शिप की मदद से यहाँ से निकलने का, जिस कारण तोरानागा शिप के कैप्टन से बातचीत करने का डिसाइड करता है। और उस बातचीत में तोरानागा ने कैप्टन से ये कहा है कि वो उसे यहाँ से जाने
की परमिशन दे देगा अगर वो उन लोगों को यहाँ से निकलने में मदद करेगा। लेकिन कैप्टन को उसके परमिशन की जरूरत नहीं, जिस कारण तोरानागा उसे सिल्वर कॉइन्स ऑफर करते हैं, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है। और साथ ही मार्टिन से उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो उसके होमलैंड यानी कि एडो में उन लोगों को चर्च बनाने की इजाजत देगा, जिसके बदले उसे उनकी ये हेल्प चाहिए कि लॉर्ड कियामा और ओनो उनके साथ अलायंस में आ जाए, यानी कि उसके साथ हो जाए, जिसके लिए उन लोगों ने मना कर दिया है। लेकिन बात करें कैप्टन की तो वो उन लोगों को अपने साथ ले जाने को तैयार तो है, लेकिन जॉन को नहीं, जिसके लिए पहले तो तोरानागा रिफ्यूज करते हैं। लेकिन मार्टिन उनके पास पहुंच उन्हें कुछ बुक्स देता है जो ये प्रूफ करते हैं कि जॉन एक पायरेट है, जिस कारण लेडी मैरी को इस बारे में जॉन को बताती है कि वो लोग ओसाका छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा सकता। पर हम देख पाते हैं कि जॉन इतनी जल्दी हार नहीं मानता और ब्लैक शिप के साथ खुद की शिप को काफी अच्छे से सेल करते हुए उन पायरेट्स और काफी बुरे रास्ते से निकलने में कामयाब होता है, जिसमें उसका साथ कहीं न कहीं रॉड्रिगेज भी देता है, वो भी ब्लैक शिप को उसकी तरफ ना करते हुए, क्योंकि उसे याद आता है कि जॉन ने उसकी जान बचाई थी, जिस कारण उसने उसके डेप्थ को वहां उतार दिया। और अब जबकि जॉन बच चुका है तो तोरानागा ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टीम के साथ वापस लौट जाएंगे। और वही बड़े इशिदो और कियामा की तरफ तो उन दोनों की बातचीत में हमें ये पता चलता है कि वो लोग जॉन को खत्म करने में नाकामयाब हुए हैं और साथ ही तोरानागा को भी। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर हिरोमात्सु पहुँचते हैं उन्हें ये बताने के लिए कि तोरानागा ने काउंसिल से रिजाइन कर दिया है, वो भी उनके कोई पर्सनल रीजन के कारण। जो सुन इशिडो यही कहता है कि इस पेपर से कुछ भी बदलने वाला नहीं और वो लोग तोरानागा के खिलाफ या फिर उसके बगैर ही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हिरोमात्सु उन लोगों को याद दिलाता है कि ये अलायंस तभी ही काम करेगी अगर 5 रीजन एक साथ आकर डिसीजन लेते हैं, और अगर तोरानागा काउंसिल से रिजाइन कर चुका है तो वो लोग बिना 5वें काउंसिल मेंबर के कारण वोट के यहाँ पर रूल भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद बड़ी जॉन और लेडी मैरिगो की तरफ तो हम देख पाते हैं कि जॉन लेडी मैरिगो को बताता है कि वो अपनी बेटी से कभी मिला ही नहीं, यानी कि जब वो सेलिंग पर निकला था वो तब बॉर्न हुई और तब से ही उसने आज तक उसे देखा तक नहीं। साथ ही वो किसी के लिए भी यहाँ आया नहीं था, बल्कि खुद की जगह बनाने के लिए या फिर खुद का नाम बनाने के लिए निकला हुआ है। साथ ही वो उसके हस्बैंड के लिए उससे माफी मांगता है क्योंकि अब तक उसकी डेथ हो गई होगी। जिसके बाद तोरानागा उससे बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जिस बातचीत में वो उसे ये बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि वो एक पायरेट है, जिसका कुछ सबूत उन लोगों के पास किताब के तौर पर है जो उसे प्रीच ने दी थी। लेकिन ये साबित करने के लिए उनके पास काफी टाइम है क्योंकि अभी तक जर्नल ट्रांसलेट नहीं हुई है और तब तक तोरानागा ये चाहते हैं कि जॉन उन्हें फॉरेन टेक्टिक्स और उनके वेपन इस्तेमाल करना सिखाए, जो जॉन करने को तैयार है। लेकिन उसके बदले उसे उसकी शिप वापस चाहिए और साथ ही उसके लोग भी। साथ ही तोरानागा ने सभी लोगों को ये कहा है कि वो लोग उसे अब बारबेरियन नहीं बुलाएंगे बल्कि हातामोतो बुलाएंगे, जो कि काफी प्राउड वर्ड है। वो भी इस कारण क्योंकि जॉन काफी बहादुरी से उन लोगों के साथ लड़ा है। साथ ही तोरानागा अब ये चाहते हैं कि जॉन उन्हें डाइव करना सिखाए, जो वो उसे सिखाता भी है। लेकिन ये एपिसोड खत्म हो जाता है हमें उन दोनों की रेस सिखाते हुए। तो शोगन के 4th एपिसोड की शुरुआत हमें एक मैसेज डिलीवरी से दिखाई जाती है, वो भी याबू के नेफ्यू ओमी से, जिसके पास ये मैसेज पहुंचा है कि उनके विलेज यानी कि अजीरो विलेज को प्रिपेयर किया जाए, वो भी तोरानागा के आने की खुशी में। और वही दूसरी तरफ बात करें मैरिको की तो हम देख पाते हैं कि उसे काफी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि उसके सामने एक सिचुएशन आ खड़ी है, वो भी जॉन के कारण, क्योंकि उसे हाटामाटो के रैंक से नवाजा गया है तो अब उस कारण उसे एक कंसोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वाइफ की, जिसका जिम्मा और किसी को नहीं बल्कि लेडी फूजी को दिया जाता है। जिससे पहले तो वो अपोज करती है, लेकिन मैरिको के समझाने पर कि किस तरह तोरानागा को उसकी जरूरत है और साथ ही उनकी फैमिली का बदला लेने में उसे ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी होगी, तो वो उस चीज के लिए मान जाती है। साथ ही बात करें याबू की तो हम देख पाते हैं कि उसे अभी अभी पता चला है कि तोरानागा ने काउंसिल से रिजाइन कर दिया है, जिस कारण वो थोड़ा अचंभित है और साथ ही उसका ये मानना है कि काउंसिल से रिजाइन करने का मतलब तोरानागा ने अपने डेथ पेपर पर साइन किया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अजीरो पहुंचते ही वहाँ के सारे समुराई उसकी जय जयकार करने लगते हैं, यानी कि तोरानागा की। अब वही बात करें याबू की तो उसकी वो सोच ज्यादा टाइम तक नहीं रहती कि तोरानागा ने अपने डेथ पेपर पर साइन किया है, क्योंकि अब तोरानागा बोलना शुरू कर चुका है, जिस कारण वहाँ मौजूदा हर एक समुराई
समुराई काफी उत्तेजित हो चुके हैं और साथ ही लड़ाई के लिए रेडी भी, जिसमें वो लोग पूरा साथ तोरानागा का देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जापान पर और किसी का राज नहीं हो सकता या फिर जापान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इतना कहकर तोरानागा एक छोटी सी बोट लेकर उस विलेज से निकल जाता है, यही बताते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट मैटर को अटेंड करना होगा, जिस कारण सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, खास करके जॉन जो अपने क्रू मैन को लेकर काफी परेशान है, यानी कि अपने लोगों को लेकर जिन्हें वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जबकि विलेज में रह रहे लोगों को पोर्चुगीज नहीं आती तो उसका साथ वहाँ मैरी को देती है, लेकिन खुद की शिप की तरफ जाने से पहले कुछ गार्ड्स रोक देते हैं, जिस सिचुएशन को समझाते हुए मैरी को जॉन को बताती है कि अब उसका क्रू और साथ ही उसकी शिप तोरानागा को बिलोंग करते हैं। और बात करें उनकी क्रू की, यानी कि जॉन की क्रू की, तो उन्हें एक सेफ प्लेस पर रखा गया है जो कि सिटी एडो है, जो चीज जॉन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही और उसे ऐसा लग रहा है कि वो इन सारी सिचुएशन में काफी पावरलेस हो चुका है, यानी कि फ्रीडम होने के बावजूद भी जॉन को ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी तोरानागा की मर्जी और उसका गुलाम ही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि तोरानागा ने जाने से पहले जॉन के लिए एक लग्जरियस बड़े घर का इंतजाम किया है, साथ ही एक सैलरी भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि फूजी को उसकी एज अ वाइफ उसके साथ रहने की इजाजत दी गई है, जिससे जॉन और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा है कि वो अजीरो में एक प्रिजनर है जिसे यहाँ कैद कर रखा गया है। लेकिन वही हम ये भी देख पाते हैं कि उसने फूजी को अपनी वाइफ बनाने से मना कर दिया है, जिस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए मैरी को उसे समझाती है कि लगभग 6 महीनों तक वो तुम्हें एज अ वाइफ, यानी कि वाइफ के हर कर्तव्य को फूजी निभाएगी, जो चीज उसे पसंद आए या ना आए, लेकिन उसे एक्सेप्ट करनी होगी। और फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिस मीटिंग में हम ओमी, जनरल और याबुशे को देख पाते हैं, जो सभी लोग आगे के मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वही बात करें जर्नल की, तो उसे अब ऐसा लग रहा है कि तोरानागा ने याबुशे को ग्रांटेड ले लिया है, साथ ही लॉर्ड केंटो ने भी उसकी इंसल्ट की है, जो सारी चीजें अजीरो में भी पता है। और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी याबू अभी भी शांत है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो सारा इल्जाम ओमी पर डाल देता है, यही बताते हुए कि उसने तोरानागा के स्पाई यानी कि जासूस को ढूंढ नहीं निकाला, जिस कारण ओमी उसके सामने एक काफी अच्छा प्लान लेकर पहुंचता है, जो प्लान ये है कि तोरानागा के वापस न आने तक शिप और कैनन याबुशे के है, तो वो लोग उसे इशिडो को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसके बदले वो शायद तोरानागा की जगह याबुशे को चुन ले। और जब फिर से 5 काउंसिल मेंबर कलेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग तोरानागा के फेवर में या फिर उसके खिलाफ कोई न कोई डिसीजन सुना सकते हैं। साथ ही बात करें मेरिको की, तो हम देख पाते हैं कि वो जॉन को ये समझाती है कि फूजी को उसकी वाइफ क्यों बनाया गया है, जिस बातचीत में हम नोटिस कर पाते हैं कि जापानीज कल्चर और उसके कस्टम को काफी टच रखा गया है, जिन बातचीत में मेरिको दी 8th फोल्ड फेंस के बारे में बात करती है, जो कॉन्सेप्ट उसे बचपन में ही सिखाया गया था, यानी कि एक ऐसा इंटरनल रिट्रीव जिसकी मदद से वो पूरी तरह कंप्लीट हो सकता है, वो भी सभी चीजों के आसपास में। और दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि ओमी जॉन के पास उसकी गन ले आने के लिए पहुंचा है, जो देने से जॉन मना कर देता है और उसका साथ फूजी देते हुए जॉन के हाथ से गन लेकर ओमी को पॉइंट करती हुई यही कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। और अब जबकि ओमी के पास कोई ऑप्शन नहीं तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि फूजी का कनेक्शन हिरोमात्सु के साथ है। वही बात करें जॉन और मेरिको की, तो उन्हें याशुबे एक बड़ी फील्ड में बुलाता है, जहाँ जाकर जॉन को तोरानागा की आर्मी को ट्रेनिंग देनी है, जिसकी मदद से ही जॉन आज बच पाया है। लेकिन जब मेरिको उसे वॉर के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए कहती है तो वो कह नहीं पाता, लेकिन चीजों को अपने फेवर में करने के लिए वो उन सभी को ये बताता है कि वो उनके जैसा सोल्जर तो नहीं, लेकिन हाँ वो सी पायलट जरूर रह चुका है, जिसने इंग्लिश कैनन की जैसी और कोई चीज अभी तक नहीं देखी। लेकिन साथ ही वो उन सभी को नेवल कॉम्बैट सिखा सकता है, और उसने उन सभी से ये भी प्रॉमिस किया है कि कैनन काफी अच्छे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका वो डेमोन्स्ट्रेशन भी काफी अच्छे से देता है। और ऐसी ही ट्रेनिंग कुछ वीक तक कंटिन्यू रहती है, जिस बीच हम नोटिस कर पाते हैं कि मेरिको अक्सर रात में छुपकर तोरानागा से दी हुई जॉन की पर्सनल डायरीज को पढ़ती है, जिस कारण उसकी फैमिलियरिटी जॉन के साथ इंक्रीज होने लगती है। और उसी बीच हम देख पाते हैं कि इशिरो का फ्लैग लेता हुआ जोजिन उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और अब जबकि तोरानागा का बेटा नागाकाडो तैनात पर था तो उसके बदले याबुशे उसे ग्रीट करता है, और हम देख पाते हैं कि जोजिन उसके हाथ में एक लेटर रखता है, जो याबुशे से यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें ओसाका वापस आना है, ताकि वो उन्हें ये एक्सप्लेनेशन दे सके कि तोरानागा एक भगोड़ा नहीं, क्योंकि उन लोगों को इस बात
का आइडिया नहीं था कि उस कैरियज के अंदर तोरानागा छुपा हुआ है। लेकिन हम देख पाते हैं कि याबुशे जोजेन को वहां रुकने के लिए इंसिस्ट करता है ताकि वो केनन की एबिलिटी को देख पाए, जिसके लिए जोजेन अग्री कर जाता है और उसे याबुशे को काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज कर देता तो उसे पहले तो जोजेन की हार के बारे में पता चलता और साथ ही याबुशे उस चक्कर में खुद की जान तक ले लेता। और रात के डिनर के वक्त हम देख पाते हैं कि जॉन और फूजी गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, जिस गिफ्ट में जॉन ने उसे अपनी एक गन दी है और उसके बदले फूजी ने उसे अपने फादर की स्वॉर्ड थमाई। और उसी के साथ बात करी ओमी की तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसका शायद से अफेयर कीको के साथ है, जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन रीजेंट यानी कि पोर्चुगीज की स्पाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तक उसने कोई भी ऐसा मूव या फिर हरकतें नहीं की है जिससे उसे एक स्पाई कहा जाए। और वही बात करे ओमी की तो अपने अंकल की हेल्प करने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो नागा कार्डो को तोरानागा के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि नागा कार्डो को ऐसा ही लगता है कि उसके फादर अभी तक उसे एक छोटा बच्चा ही समझते हैं, जिस कारण उन्होंने उसके ओपिनियन को कभी वैल्यू नहीं दी। और अब जबकि ओमी ने उसे बहला फुसला लिया है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसने उसे ये कहा है कि उसे तोरानागा से ये नहीं पूछना चाहिए कि किस तरह प्रोसीड करे, इंस्टेड वो उसके बदले खुद भी एक्ट कर सकता है। और अब फाइनली बात करें जॉन और मैरिको की तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, वो भी एक हॉट स्प्रिंग के पास, जहां दोनों अपनी लाइफ के साथ साथ वर्ल्ड की और चीजों को भी डिस्कस करते हैं। और उन दोनों ही बातचीत में वो काफी ही सिमिलर है, जिस कारण ही शायद रात के वक्त हम जॉन और उसे इंटीमेट होता हुआ देख पाते हैं। लेकिन दूसरी सुबह वो इस बात से रिफ्यूज कर देती है, यही कहते हुए कि वो एक दासी थी। और एपिसोड 4 का खात्मा हमें कुछ एक्सप्लोजिव नोट से दिखाया गया है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि केनन के डेमोन्स्ट्रेशन के बदले नाकाकोडा सभी लोगों को सरप्राइज कर देता है, वो भी उन कैनन्स को जेजून और उनके लोगों पर इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो लोग जरा भी फैमिलियर नहीं थे और उस कारण काफी लोगों की मौत हो जाती है, जिससे सभी शौक है, खास करके मैरिको भी। और वो हम सभी लोगों को ये बता रही है कि अब ये एक वॉर है। वेल तो 5th एपिसोड की शुरुआत हमें तोरानागा के रिटर्न से दिखाई जाती है, जिसने अपनी पूरी आर्मी ले आया है, लेकिन वो इस बार अकेला नहीं बल्कि मैरिको के मरे हुए हस्बैंड बुंटारो के साथ लौटा है। जी हाँ, वो जिंदा है, जो कि उस सिचुएशन से बच निकला, वो भी अपने एक दोस्त की मदद से, जिसे देख मारिको ही नहीं बल्कि ब्लैकथॉर्न भी काफी शौक है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि तोरानागा ने बुंटारो को ब्लैकथॉर्न के साथ शिफ्ट होने के लिए कहा है, पर हम देख पाते हैं कि बुंटारो बारबेरियन के साथ रहने में बिल्कुल खुश नहीं, और उसी कारण से उन दोनों के बीच हम एक टेंस डिनर देख पाते हैं, जो डिनर देखते ही देखते एक कंपटीशन बन जाता है, वो भी साके के कप और नूडल्स के बाउल को खाते हुए। साथ ही ब्लैकथॉर्न बुंटारो से ये सुनना चाहता है कि वो उस सिचुएशन से बचकर कैसे निकला, लेकिन हम देख पाते हैं कि बुंटारो उसे स्टोरी बताना नहीं चाहता, क्योंकि बुंटारो के अकॉर्डिंग स्टोरी सिर्फ बच्चों के लिए होती है, पर उसके बदले वो उसे ये प्रूव करता है कि उसका बो एंड एरो ब्लैकथॉर्न के कैनन से काफी ज्यादा घातक है। जिसके बाद क्या वो अपने बो एंड एरो के लिए डिमांड रखता है और सीधा ब्लैकथॉर्न को अपना टारगेट चुन लेता है, और ब्लैकथॉर्न के काफी बार चिल्लाने पर भी बुंटारो उसकी नहीं सुनता, जिसके बाद वो सीधा मैरिको को एम करता हुआ अपने एरो को शूट कर देता है, जिस जगह से मैरिको हिलती तक नहीं। पर हाँ, बुंटारो की स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो एरो मैरिको को छूता तक नहीं, और ऐसे ही बुंटारो 2 एरो को शूट करता है, जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे ये कहता है कि तुम्हारी वाइफ ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, जिससे बुंटारो हंसने लग जाता है और मैरिको को उसकी स्टोरी शेयर करने के लिए कहता है, ताकि ब्लैकथॉर्न को पता चले कि मैरिको के साथ वो ऐसा क्यों बिहेव करता है। जिस कारण मैरिको उसे बताती है कि उसके फादर ने एक करप्ट रूलर को मारा था, जिस कारण उसका खामियाजा उसकी फैमिली को भुगतना पड़ा, वो भी अपनी जान देकर। और तब से ही मैरिको एक रिग्रेट में जी रही है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने फादर का पछतावा कर रही है, जिसे वो काफी ग्रेटफुल है कि उसके हस्बैंड ने उसे जीने की एक परमिशन दी है। और इतना कहकर मैरिको वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ समय बाद ब्लैकथॉर्न को कमरे के अंदर से हाथापाई की और किसी के भागने की आवाज आती है, जिस कारण वो जैसे ही रूम के अंदर चेक करने के लिए बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बुंटारो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका है। लेकिन बात करें मैरिको की तो बुंटारो ने उसे काफी मारा है, जिस कारण मैरिको उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जो सुन ब्लैकथॉर्न वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन बुंटारो की तलाश में, जो उसे आधे रास्ते पर मिल तो जाता है, पर उनके बीच कुछ होता नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वही बात करें बुंटारो की, जिसने अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने पेश कर दिया है, वो भी उससे माफी मांगते हुए, जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे जाने के लिए कह देता है, पर उससे
ये जरूर समझ आया है कि बुंटारो बिल्कुल भी अच्छा शख्स नहीं। जिसकी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि मैरिको इन सारी चीजों के लिए खुद को ही ब्लेम कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने ब्लैकथॉर्न से बातचीत करने से तक मना कर दिया है, उसे यही बताते हुए कि अब से वो लोग तभी ही बात करेगी जब वो उसे ट्रांसलेट करेगी। और अब इन सारी चीजों से हटकर बड़े एक छोटी सी साइड स्टोरी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न को तोरानागा ने एक मरा हुआ तीतर दिया था, जिसे वो अपने घर के बाहर टांग देता है। वो भी सभी लोगों को ये बताते हुए कि ये यहाँ पर जब तक टंगा रहेगा जब तक ये पूरी तरह सड़ नहीं जाता, जिससे आसपास के सभी लोग काफी ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तोरानागा जब मैरिको से बात कर लौट रहा होता है तो वो देख पाता है कि सभी लोग यानी कि ऑलमोस्ट लोकल लोग रो रहे हैं और साथ ही वो बर्ड भी मिसिंग है। लेकिन जब वो लेडी फूजी से आकर पूछता है कि हुआ क्या है, जिसके जवाब में लेडी फूजी उसे बताती है कि गार्डनर को मार दिया गया। जो चीज ब्लैकथॉर्न को समझ नहीं आती, लेकिन उसे याद आता है कि उसने मजाक में सभी लोगों से ये कहा था कि अगर कोई भी उस बर्ड को निकालेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जिस कारण ही गार्डनर नहीं रहा क्योंकि उसने उस मरे हुए पक्षी को वहाँ से निकाला था। जो चीज ब्लैकथॉर्न को पसंद नहीं आती है वो सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और यहाँ से सीधा मैरिको और तोरानागा के पास जा पहुँचता है, जिन्हें वो गार्डनर की मौत के बारे में बताता है, जिससे वो काफी ही गिल्ट में है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैरिको उसे यही जवाब देती है कि हम जीते हैं और हम मरते हैं, ये आम बात है। लेकिन गार्डनर की मौत के साथ सिर्फ यही किस्सा जुड़ा हुआ नहीं बल्कि एक और किस्सा है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देख पाते हैं कि एक सडन अर्थक्वेक आ पहुंचता है, वो भी तब जब ब्लैकथॉर्न तोरानागा के पास आता है अपने घर लौटने के लिए, उसे बताते हुए और साथ ही गार्डनर की मौत के बारे में। जो बात उनकी हो नहीं पाती क्योंकि अर्थक्वेक के कारण तोरानागा गिर जाते हैं जो जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं, जिन्हें उस सिचुएशन से नागाकाडो और ब्लैकथॉर्न जल्द से जल्द निकालते हैं। पर उस कारण तोरानागा अपनी स्वॉर्ड खो चुका है, जिसके बदले ब्लैकथॉर्न उसे लेडी फूजी की फैमिली की स्वॉर्ड ऑफर कर देता है। साथ ही तोरानागा और बाकी सभी देख पाते हैं कि विलेजर्स का भी बुरा हाल है, जिस कारण वो सभी विलेज लौट आते हैं और देख पाते हैं कि काफी लोग इंजर्ड हो चुके हैं। बात करें लेडी फूजी की तो उसे भी काफी सारी चोटें लगी है, जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे कंफर्ट करते हुए गार्डन के पास लौट आता है और उस रॉक को वापस उसकी जगह रखता है जहाँ गार्डनर ने रखा हुआ था। और उसी के साथ बात करें योबुशेगी की तो हम देख पाते हैं कि उसने उनके बीच एक स्पाई को नोटिस किया है, यानी कि एक जासूस को, जो उसके साथ रहते हुए लॉर्ड तोरानागा को रिपोर्ट कर रहा है। और हम देख पाते हैं कि ये सच बात है क्योंकि हम एक ओल्ड फिशरमैन या फिर समुराई मुराजी को देख पाते हैं जो तोरानागा को रिपोर्ट करता है क्योंकि उन्हें याबुशिगे पर भरोसा नहीं। लेकिन अब जबकि याबुशिगे को पता चल चुका है कि उनके बीच एक जासूस है, तो अब मुराजी और नागाकाडो का ये काम है कि वो लोग उसे एक स्पाई ढूंढ कर ला के दे, क्योंकि तोरानागा ये नहीं चाहते कि वो अपने काफी पुराने समुराय को ऐसे ही खो दे। और उसी वजह से हम देख पाते हैं कि मुराजी काफी अच्छे से सारी चीजों को गार्डनर पर डालने में कामयाब होता है, जिसकी बातों पर शायद से याबुशिगे ने भरोसा कर लिया है, जो शायद मुराजी के लिए अच्छा ही है। और एपिसोड खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि लेडी ओचिबा फाइनली ओसाका लौट आई है, जो आते ही लॉर्ड इचिरो को अपना थैंक्स कहती है, वो भी उसे वापस घर लाने के लिए। लेकिन साथ ही उसे काफी सुनाती भी है तोरानागा की चतुराई पर, जिसके बदले इचिरो यही क्लेम करता है कि उसने सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन लेडी ओचिबा अपनी बेटी को लेकर कंसर्न है, जिस कारण वो पॉलिटिक्स को अब खत्म करने के लिए कह रही है, क्योंकि अब उसे काउंसिल से जवाब चाहिए। वेल तो शोगुन की इस एपिसोड में हम देख पाते हैं कि बुंटारो लॉर्ड योशी से माफी मांग रहा है, वो भी मैरिको से ऐसा बिहेव करने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि लॉर्ड योशी का ये मानना है कि उसे मैरिको को डिवोर्स कर देना चाहिए, पर बुंटारो ऐसा नहीं चाहता, वो भी इतने सालों की शादी के बाद। साथ ही उसने कुछ अजीब नोटिस किया है मैरिको में जब वो ब्लैकथॉर्न के साथ होती है, जिस कारण लॉर्ड योशी बुंटारो को उसकी शादी से ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। वही हम ब्लैकथॉर्न और मैरिको को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिन तीनों के बीच हम एक अजीब सा लुक नोटिस कर पाते हैं, जो चीज लॉर्ड योशी भी नोटिस करते हैं। और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न वहाँ लॉर्ड योशी से ये पूछने के लिए पहुंचा है कि वो कब अपने घर लौट सकता है। साथ ही कल रात लॉर्ड योशी ने उसे एक और दर्जा दिया है, यानी कि एक और जिम्मेदारी कि वो अब से कैनॉन की रक्षा और उसे डायरेक्ट करेगा, जो ब्लैकथॉर्न करना नहीं चाहता और वो अपने घर जाना चाहता है, जिसके मूड में फिलहाल लॉर्ड योशी नहीं है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि वो मैरिको से बातचीत करते हैं, जिस बातचीत में उन्होंने ब्लैकथॉर्न को रोकने के लिए कहा है, वो भी
उसे ब्रोथल ले जाने के लिए कहकर, जिसमें कंपनी उसे मैरिको भी देगी जहाँ शायद उसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। जो मोमेंट मैरिको के लिए थोड़ा बहुत ऑकवर्ड है, पर ये सारी सिचुएशन मैरी को हैंडल कर सकती है क्योंकि हमें पास में दिखाया जाता है कि किस तरह उसने अपने डैड के कहने पर ओचिबा का साथ दिया था। यानी कि बचपन से ही वो ओचिबा के साथ पली बड़ी है और उन दोनों ने सारी चीजें एक साथ की। पर एक मोमेंट पर उसके फादर ने उसकी शादी बुंटारो से करवा दी, जिससे न मैरी को खुश थी और न ही ओचिबा। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैरी को ब्रोथल की एक लेडी से डील करने में कामयाब होती है, जिस कारण उसने कीको को ब्लैकथॉर्न के लिए बुक किया है। और हम देख पाते हैं कि रात में वो उसे ब्रोथल में कंपनी देने के लिए पहुंचती है, जहां उनकी बातचीत को ट्रांसलेट करते हुए मैरी को ही बैठी है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि मैरी को और ब्लैकथॉर्न के लिए वो सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है, पर वहां मौजूद आकी को इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का डिसाइड करती है, वो भी अपनी बातों से। जो बातचीत काफी इंटीमेट हो जाती है, जिस कारण मैरी को वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, वो भी ब्लैकथॉर्न और कीको को अकेला छोड़। और दूसरी सुबह उन दोनों की बातचीत बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं करती कि कल रात किस तरह गुजरी। और ब्लैकथॉर्न को ये सारी सर्विस मिलते हुए लॉर्ड योशी का बेटा देख रहा है, जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं। साथ ही हम नागाकाडो के नाराजगी से ज्यादा हम एक शख्स की नाराजगी को देख पाते हैं, और साथ ही अपसेट भी, जो और कोई नहीं बल्कि कीको का बॉयफ्रेंड है, जो और कोई नहीं बल्कि ओमी है। जिसके साथ साथ बड़े ओचिबा की तरफ तो हमें पता चलता है कि वो ओसाका क्यों आई है। साथ ही वो तोरानागा को खत्म भी करना चाहती है, जिसका रीजन हमें आगे क्लियर होगा। लेकिन साथ ही जैसे कि हमने देखा ही कि उन दोनों की दोस्ती यानी कि मैरिको और ओचिबा की दोस्ती उसके फादर के कारण टूटी थी, यानी कि मैरिको के फादर के कारण, जो उस समय और किसी के लिए नहीं बल्कि ओचिबा के फादर के लिए काम किया करता था। जिसके साथ साथ हम वहाँ तोरानागा को भी नोटिस कर पाते हैं, और ओचिबा के अकॉर्डिंग उसके फादर के एग्जीक्यूशन में हाथ तो भले ही जिनजाई का था यानी कि मैरिको के फादर का, लेकिन ये प्लानिंग तोरानागा की थी। जो प्लानिंग वो लगभग काफी वीक से करता आ रहा था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि ओचिबा ने नोटिस किया था। जो बात वो इशिडो को बताती है, जिसके साथ साथ हमें उसका पास भी दिखाया जाता है कि वो किस तरह इस पोजीशन पर आ पहुंची है, यानी कि उसने ये सारी चीजें प्लान की थी ताकि वो तोरानागा को खत्म कर सके। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लेडी डायोन उसे इस बात के लिए वार्न कर रही है कि शायद वो गलत इंसान का साथ दे रही है, यानी कि इशिडो का। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि ओचिबा को इन सारी चीजों की नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ उसे तोरानागा से अपना बदला चाहिए, जिस कारण ही उसने इतनी सारी चीजें झेली है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जब काउंसिल तोरानागा की जगह रिप्लेसमेंट ढूंढने का डिसाइड करती है और वोट करने का डिसाइड करती है, तो हम देख पाते हैं कि उसके अगेंस्ट और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड सुगियामा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो और यहाँ पर मौजूदा हर एक शख्स यानी कि ओसाका में एक प्रिजनर है, जिससे उन्हें छुटकारा चाहिए। जिसके बाद ही वो सोचेगी कि रिप्लेसमेंट में यानी कि तोरानागा के रिप्लेसमेंट में किसको चुना जाए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि वो और उसकी फैमिली ओसाका से भागने तक की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उनका ये एस्केप फेल हो जाता है, क्योंकि उनका सामना और किसी से नहीं बल्कि इशिडो और उसकी आर्मी से होता है, जो उन सभी को खत्म कर देते हैं। जिसके लिए उसे एनकरेज और किसी ने नहीं बल्कि तोचिबा ने ही किया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि ओसाका से हिरोमात्सुभाग सीधा तोरानागा के पास आ पहुँचते हैं ताकि वो उसे वार्न कर सके, और वो ओसाका सिर्फ इसीलिए रुका था ताकि वो तोरानागा की वाइफ को सेफ रख सके और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी तोरानागा तक पहुंचा सके, जिसमें अब वो फाइनली कामयाब हुआ है। जिस कारण हम देख पाते हैं कि तोरानागा एक डिसीजन पर आ पहुंचे हैं, जो और कोई नहीं बल्कि उनके भाई की हेल्प लेना है, यानी कि तोरानागा इशिडो के खिलाफ जंग के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। वेल तो 7th एपिसोड की शुरुआत हमें फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, जहां हम बैटलफील्ड पर देख पाते हैं कि तोरानागा अपनी फर्स्ट विक्ट्री ले चुके हैं, जो कि 46 इयर्स पहले की थी। अब बात करें तोरानागा की तो हम देख पाते हैं कि वो सिर्फ 12 साल का है, और 12 साल का होने के बावजूद भी हम देख पाते हैं कि वो अपने से काफी बड़ी अपोनेंट का सरेंडर एक्सेप्ट करता है। साथ ही उसे खुद के सामने सुसाइड करता हुआ भी देखता है, जिसे वो अपनी ब्लेड से खत्म कर इस फ्लैशबैक को खत्म करता है। और जैसे कि लास्ट
एपिसोड में हमने देखा था कि तोरानागा वॉर के लिए अब रेडी हो चुका है, जिसके लिए उसने अपने हाफ ब्रदर की हेल्प लेने का डिसाइड किया है, जिसका नाम सेकी है, जो उससे मिलने के लिए आ पहुंचा है, वो भी अपनी पूरी ट्रूप्स के साथ। और उनकी मुलाकात हम देख पाते हैं कि काफी अच्छी होती है, लेकिन सेकी ब्लैकथॉर्न को देख तोरानागा पर काफी हंसता है और उसे कहता है कि उसने एक जंगली को कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद तोरानागा उसे स्ट्रेटेजी के बारे में बातचीत करना चाहता है, लेकिन सेकी उन्हें मना करते हुए यही कहता है कि आज रात हम सिर्फ एक अच्छा टाइम बिताएंगे। और वही बात करें ब्लैकथॉर्न की तो हम देख पाते हैं कि उसे अपनी शिप पर कंट्रोल चाहिए ताकि वो वॉर में कुछ एफर्ट दिखा सके। साथ ही उसे अभी भी क्रिम्सन स्काई का मतलब नहीं पता, जिस कारण मैरी को उसे ये सारी चीजें लेट गो करने के लिए कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न उसे यही कहता है कि उनके फेथ में जो भी है वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और वही बात करें ओमी की तो हम देख पाते हैं कि वो टी हाउस में लेडी कीको की तलाश में गया हुआ है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जिन से उसे पता चलता है कि लेडी कीको को साइकी के लिए हायर किया गया है। साथ ही ओमी का ये भी मानना है कि ब्रॉथल दागदार हो गया है, वो भी ब्लैकथॉर्न के वेलकमिंग के बाद, जिसके जवाब में जिन सिर्फ उसे यही कहती है कि उस रात उसका माइंड किसी और पर ही था। और उसी के साथ हमें हिरामात्सु दिखाए जाते हैं, जिन्होंने फूजी के लिए उसके हस्बैंड और बेटे की एशेस लाई थी, जिसे देख वो अपनी इच्छा जताती है उन्हें ज्वाइन करने की, जिस कारण हिरामात्सु से अपनी लाइफ जीने के लिए कहते हैं और एंजॉय भी करने के लिए कहते हैं। लेकिन फूजी इस बात को लेकर वरीड है कि इस जंग में उनकी जीत होगी भी या नहीं। और फिर रात के डिनर के वक्त हम देख पाते हैं कि सभी लोग साकी से तोरानागा की पुरानी बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन वह साकी ने सबसे पहले अपने भाई को कीको की सर्विस के लिए थैंक यू कहा है, जिससे ओमी थोड़ा अपसेट है। साथ ही उसने उससे ये भी बताया है कि वो बातचीत करने के लिए रेडी है, लेकिन अपनी आर्मी के बदले साकी उससे इजू चाहता है, जो सुनकर याबुशे काफी शौक है। जिसके साथ साथ वो उन सभी को एक स्टोरी बताता है, वो भी तोरानागा की, जब उसे एक हॉस्टेज बनाकर भेजा गया था, जिससे डरकर वो अपनी पैन गीली कर देता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस मजाक से वहाँ बैठे हुए कोई भी शख्स हंसते नहीं। जो सारी चीजें साकी नोटिस करता है और उन्हें बताता है कि शायद उसके पास इजू से ज्यादा एक अच्छा और बेटर ऑफर है, जिस कारण साकी के लोग एग्जिट्स को ब्लॉक कर देते हैं। और हम देख पाते हैं कि साकी अपने भाई की तरफ एक स्क्रोल पहुंचाता है, जो ओपन करते ही तोरानागा को पता चलता है कि वो स्क्रोल ओसाका से आया है और वो लोग तोरानागा का सरेंडर चाहते हैं, जिस कारण ही साकी आज यहाँ आया है ताकि वो तोरानागा को कैप्चर कर अपने साथ ले जाए और साथ ही काउंसिल में उसकी जगह भी ले ले। जिस कारण तोरानागा उससे यही कहते हैं कि वो कल के सनसेट तक उसे जवाब दे देंगे। जिस कारण ब्लैकथॉर्न मैरिको से पूछता है कि अगर तोरानागा आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर देगी तो क्या होगा, जिसके जवाब में उसे बताती है कि उसे मौत की सजा होगी, जिसके साथ उसके आधे लोग भी सुसाइड कर लेंगे। जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे ये कहता है कि वो उनकी फाइट में हेल्प कर सकता है, लेकिन तभी जब उसे उसकी शिप मिल जाएगी। जिसके साथ साथ वो ये तक देख पाता है कि उसकी शिप पर इशिरो का झंडा लहरा रहा है। और बात करें तोरानागा की तो हम देख पाते हैं कि जिन उससे बातचीत करने के लिए आप पहुंची है और उसे एक विजन बताती है, यानी कि उसका एक सपना जो कि एक काफी बड़ा ब्रोथल बनाने का है, जिसके लिए उसने उससे जगह मांगी है। और उसी के जवाब में तोरानागा उससे यही कहता है कि वो अब उस पोजीशन में नहीं कि वो उसकी हेल्प कर सके, और जिनको तोरानागा पर पूरा भरोसा है। लेकिन साथ ही वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि किस तरह तोरानागा ने अपने विलेज को इतना अनसेफ रखा हुआ है कि कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, और ये सारी चीज जिनके समझ नहीं आती, जिस कारण वो वहाँ से चली जाती है। अब वही बात करें नगाकाडो की तो हम देख पाते हैं कि वो अपने अंकल से काफी चिढ़ा हुआ है। साथ ही वो उसे और उसकी आर्मी को स्पाइनलेस पिग तक कह देता है, जो सारी बातें साकी सुन लेता है। लेकिन वही हम फूजी को भी देख पाते हैं जो फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही है, यही सोचकर कि शायद लड़ाई में उनकी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही बात करें याबुशे की तो हम देख पाते हैं कि वो अपना पूरा गुस्सा ब्लैकथॉर्न पर निकालता है और साथ ही उसे स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज भी करता है, जो ठीक से ब्लैकथॉर्न को पकड़ने तक नहीं आती। और उनकी फाइट के दौरान हम देख पाते हैं कि बुंटारो उस लड़ाई के बीच पहुंच ब्लैकथॉर्न के गले पर अपनी ब्लेड रख देता है, लेकिन उसे मारता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो तोरानागा के पास गया था जहां उसने ब्लैकथॉर्न को मारने की इजाजत मांगी थी, वो भी यही कहते हुए कि उसे नहीं पसंद, जिस कारण वो उसकी वाइफ को देखता है। जिसके जवाब में तोरानागा उससे यही कहता है कि अगर वो ब्लैकथॉर्न को मारना चाहता है तो उसके साथ साथ उसे मैरिको को भी खत्म करना होगा। जो बात सुन बुंटारो अपने कहे हुए शब्द वापस ले लेता है और माफी मांग वहाँ से चला जाता है, जिस कारण तोरानागा
तोरानागा मेरिको को बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं कि वो असल में किसके साइड है, ब्लैकथॉर्न या फिर उनके, जिसके जवाब में रोती हुई मेरिको यही कहती है कि वो तोरानागा के लिए लॉयल है और अगर चाहे तो वो उसे उसकी नाइफ से खत्म कर सकते हैं ताकि वो अपनी इस कर्ज भरी लाइफ से आजाद हो सके। लेकिन तोरानागा उसे मारते नहीं बल्कि उसके हाथ में रखी हुई नाइफ को झटक देते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि तोरानागा और सेकी की आर्मी असेंबल हो चुकी है, जहां तोरानागा ने अपना फैसला सुनाया है कि वो सरेंडर कर रहा है, यानी कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ ही वो उसके साथ ओसाका जाने के लिए भी रेडी है, जो सुनकर नागाकाडो और बुंटारो चिढ़ जाते हैं, लेकिन तोरानागा के कहने पर वो दोनों शांत हो जाते हैं और तोरानागा का ये फैसला सुन ब्लैकथॉर्न वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। और इन सभी के बीच जो सबसे ज्यादा खुश है वो है सेकी, जो तोरानागा के फेस पर हंस रहा है। लेकिन जाने से पहले वो कीको के टी हाउस जाता है, जहाँ वो कुछ समय उसके साथ बिताता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कीको रूम से निकल जाती है और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि नागाकाडो वहाँ चार्ज कर देता है, जहाँ पहुँचते ही उसने एक गार्ड को खत्म किया है। साथ ही सेकी को मारने के लिए वो उसके पीछे पीछे गार्डन तक दौड़ जाता है, जहाँ वो उसे जब फाइनल स्ट्राइक देकर खत्म ही करने वाला होता है तो अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि उसका पैर एक वेट रॉक पर स्लिप हो जाता है, जिस कारण उसका सर एक पत्थर से लग जाता है और वो धीरे धीरे कर मर रहा होता है, जिसे पास में ही खड़ा सेकी देख रहा है। तो 8 एपिसोड की शुरुआत हमें तोरानागा के बेटे नागाकाडो की मॉर्निंग से दिखाई जाती है, जहाँ लॉर्ड्स ने ये डिसाइड किया है कि वो तोरानागा को 49 डेज उसके बेटे के ग्रीफ के लिए दिए जाएंगे, साथ ही उसे ओसाका तब तक नहीं ले जाया जाएगा, जिसके लिए सभी लोग रेडी तो है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न मेरिको से यही कह रहा है कि एटलीस्ट नागाकाडो लड़ता हुआ मरा है, यानी कि ये बात यही दर्शाती है कि ब्लैकथॉर्न बैटल के लिए काफी उत्साहित है। जिसके साथ साथ बड़ी ओचिबा की तरह तो हम देख पाते हैं कि उसे पता चल चुका है कि तोरानागा ने सरेंडर कर दिया है, जिस कारण ही इशिडो उसके पास पहुंच उससे शादी की बात करता है ताकि वो दोनों मिल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके, जिससे उन्हें रूलिंग में भी आसानी होगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि ओचिबा उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओमी को देख पाते हैं, जो अपने फ्रेंड नागाकाडो को ट्रिब्यूट दे रहा है और यही बता रहा है कि वो अपने फादर की तरह कभी गिव अप नहीं करेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि नागाकाडो की बॉडी को जला दिया जाता है, जिसकी फिनरल सेरेमनी में सभी तो मौजूद है लेकिन तोरानागा नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन वो फिनरल को काफी दूर खड़ा देख रहा होता है। जिसके साथ साथ हम मेरिको को देख पाते हैं, जो लेडी रिन और उसके बच्चे से मिलने के लिए पहुंची है, लेकिन वह उसे बुंटारो रोक देता है और टी ऑफर करता है, जिसे मेरिको काफी शॉक तो है, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और हम देख पाते हैं कि काफी नरमी और काफी पेशेंस के साथ वो मेरिको के लिए माचा टी तैयार कर रहा होता है, जिसके साथ साथ वो उन दोनों के बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहा है। लेकिन मेरिको उसे कोई भी चीजों का जवाब नहीं देती, बल्कि वो उसे ये कहती है कि उसे ठीक से याद नहीं। पर उसी के साथ बुंटारो के पास एक आइडिया है, जो आइडिया ये है कि तोरानागा ने जैसे खुद को सरेंडर कर लिया है तो उनकी मौत के बाद वो लोग एक साथ मर सकते हैं और मेरिको को एक काफी अच्छा रिलीज मिल सकता है, जो उसे हमेशा से चाहिए था। जो ऑफर उसके लिए काफी अच्छा तो है, लेकिन मेरिको से मना कर देती है, यही कहते हुए कि अगर उसे उसके साथ ऐसा मरना पड़ेगा तो वो और 1000 साल जीना चाहेगी। और इतना कहकर वो उस रूम से निकल जाती है, जिससे बुंटारो टूट रोने लगता है। साथ ही बात करें ब्लैकथॉर्न की तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात पोर्चुगीज प्रीस्ट एल्विटो से हुई है, जिसे ब्लैकथॉर्न यही बताता है कि वो प्लान कर रहा है कि उनकी उस ओल्ड शिपमेंट वाले दोस्त से वो रियूनाइट हो जाए, यानी कि उसके साथ जुड़ जाए। जो सुन प्रीस्ट उससे यही कहते हैं कि अगर वो उससे मिलना चाहते हैं तो बेशक मिले, लेकिन ये बात याद रखना कि वो उस जापानीज रूप को उसके सामने पहनकर ना जाए। जिसके साथ साथ एल्विटो की मुलाकात तोरानागा से भी होती है, जिसे उस पर ट्रस्ट नहीं, वो भी ब्लैकथॉर्न के उस कुएं को पॉइजन करने के बाद से। जहाँ पहुँचते ही एल्विटो ने तोरानागा को ये सजेस्ट किया है कि वो यंगर हायर यानी कि ओचिबा के बेटे को इस्तेमाल कर सकता है इशिडो के खिलाफ। पर तोरानागा को इस बात का डाउट है कि ओचिबा कभी भी उसके साथ अलाइन नहीं करेगी, यानी कि उसकी हेल्प या फिर उसका साथ नहीं देगी। जिस बीच
हिरोमात्सु कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन तोरानागा उसे रोक देते हैं और यही कहते हैं कि अभी अभी उसके बेटे की मौत हुई है, जिस कारण वो कोई भी ब्लड शेड नहीं चाहते, यानी कि उन्हें कोई भी जंग नहीं करनी। पर हाँ, उसी के साथ उन्होंने एल्विटो को कैथोलिक चर्च बनाने के लिए एक जगह दी है, वो भी एडो में। जिसके साथ साथ उन्होंने एल्विटो से ये भी कहा है कि वो ओसाका जाकर इशिडो को ये बताए जो उसने यहाँ देखा है। जिस बात को हिरोमात्सु एक नई उम्मीद जैसा देखते हैं और याबुशिगे से यही कहते हैं कि तोरानागा फाइट करेगा। जिसके बाद फिर से बड़े ब्लैक थॉर्न की तरफ तो उसकी मुलाकात फाइनली शिपमेट से हो गई है, जो काफी नशे की हालत में है, जिस कारण वो ये सोच बैठता है कि उसे ब्लैक थॉर्न ने जापान झूठ बोल कर लाया है, यानी कि उनकी पुरानी पायलट ने। जिस कारण वो पूरा गुस्सा ब्लैक थॉर्न पर निकालने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच हम एक फाइट देख पाते हैं। जिस फाइट में ब्लैक थॉर्न अपने शिपमेट को बेहोश करने में कामयाब होता है, जिसके साथ साथ वो एक डील याबुशिगे के साथ करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी शिप को रिक्लेम कर सके और उसके साथ फाइट बैक भी। पर हम देख पाते हैं कि याबुशिगे उसे मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो अपने लॉर्ड को बिट्रे नहीं करेगा। और अब बड़े फाइनली पोर्चुगीज प्रीस्ट एल्विटो की तरफ, जो काफी ही खुश है और प्लान कर रहा है कि उनका चर्च कैसे और कहाँ बनेगा। लेकिन उसी के साथ प्रीस्ट एल्विटो को ये भी पता चलता है कि जिस जगह वो अपना चर्च बिल्ड करने वाला है, ठीक उसके बगल में ही तोरानागा ने लेडी जिन को जगह दी हुई है ताकि वो अपना नया ब्रॉथल बना पाए। जिसके बाद ये सीन मूव होता है उस सागा की तरफ, जहाँ हम लेडी डायोन को देख पाते हैं, जो मरते हुए ओचिबा को यही वार्न कर रही है कि उसे अब रुक जाना चाहिए और ये सारे गेम्स बंद करने चाहिए, क्योंकि जिस शख्स के साथ वो ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है उसके पास कभी कुछ नहीं था और कभी कुछ होगा भी नहीं। जो शख्स और कोई नहीं बल्कि इशिडो है। और फिर हम तोरानागा को देख पाते हैं, जो अपने सभी लोगों को एक साथ गैदर करता है और यही बताता है कि याबुशिगे ओसाका पहुँचते ही सभी की गन्स और कैनॉन उन्हें डिलीवर कर देगा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो उन लोगों के नाम भी उन्हें देगा जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, यानी कि सरेंडर। जो सुनकर याबुशिगे ओमी उस पेपर पर साइन कर देते हैं, लेकिन उसी बीच हम एक शख्स को देख पाते हैं जो उसे यही कहता है कि वो उसे फॉलो नहीं करता उनके इस पाथ पर। लेकिन वही हम हिरोमात्सु को देख पाते हैं, जो शख्स से एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए उसे यही कहता है कि वो सुसाइड कर लेगा या फिर जहर पीकर खुद की जान ले लेगा अगर तोरानागा ने इन सारी चीजों के बारे में वापस नहीं सोचा तो। साथ ही उसका ये भी मानना है कि वो सब कुछ दाव पर लगा रहा है जो उन लोगों ने काफी मेहनत से जीता है, लेकिन तोरानागा से कोई भी जवाब नहीं देते। जिन सारी चीजों से चिढ़ हिरोमात्सु फाइनली सुसाइड करने का डिसाइड करता है, जिसके जवाब में तोरानागा ने उससे सिर्फ यही कहा है कि वो कर सकता है। और हम देख पाते हैं कि जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए हिरोमात्सु ब्लेड की मदद से खुद की जान ले ही रहा होता है, तो उसे तकलीफ ना देते हुए बुंटारो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हिरोमात्सु ने एक काफी ऑनरेबल डेथ चुनी है। जिसके बाद मैरी को जाकर तोरानागा से मिलती है, जो दोनों ही हिरोमात्सु की डेथ से उभर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ तोरानागा को ये भी पता है कि ब्लैक थॉर्न ने याबुशिगे को अप्रोच करने की कोशिश की थी। हालांकि याबुशिगे ने उसे मना तो कर दिया, लेकिन आज के बाद वो अपने माइंड को डेफिनेटली चेंज कर देगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि अपनी दोस्त की मौत से तोरानागा काफी ही दुखी है, लेकिन उसी के साथ वो मैरिको को ये भी कहते हैं कि ओसाका को ये बिलीव करना होगा कि उनकी हार सच है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मैरिको से ये भी पूछा है कि क्या वो रेडी है। जो सुन मैरिको उन्हें अश्योर करती है और यही कहती है कि वो रेडी है और साथ ही यहाँ से निकल सीधा याबुशिगे और ब्लैक थॉर्न के साथ टीम अप हो जाती है, जो दोनों ही सीक्रेटली शिप को वेपन से लूट कर रहे हैं। जिनके पास पहुँच वो उन्हें यही कहती है कि वो उनके साथ ओसाका जाना चाहती है, वो भी तोरानागा की रिक्वेस्ट पर। जिसकी दूसरी सुबह हम तोरानागा को देख पाते हैं, जो नागाकाडो के एशेस के पास पहुँच अपने बेटे को थैंक्स कर रहा है इसी बात के लिए कि जो वक्त नागाकाडो की डेथ से उसे मिला है उसे वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। ओसाका पहुँचता हुआ देख पाते हैं वो भी मरी को, ब्लैक थॉर्न और याबुशिगे को, जो दोनों ही शख्स पहले तो लॉर्ड इशिडो के फेवर में और सरेंडर करने के लिए पहुँचे हैं। हालांकि तोरानागा ने भी सरेंडर कर दिया है, लेकिन जैसा कि हमें पता ही है कि ये उनका किसी तरह का प्लान है। जिसके बाद हम ग्रेट हॉल में लॉर्ड इशिडो और लेडी ओचिबा को देख पाते हैं और साथ ही काफी सारी ऑडियंस को भी, जहाँ याबुशिगे पहुँच अपने सरेंडर और साथ ही ब्लैक थॉर्न को एज अ गिफ्ट ऑफर करता है, जिससे लॉर्ड कियामा भी
खुश हो जाएगी, लेकिन लॉर्ड इशिडो इन सारी चीजों के लिए मना कर देते हैं। और फिर हम वहाँ मेरिको को पहुँचता हुआ देख पाते हैं, जो लॉर्ड इशिडो और ओचिबा को उनकी सगाई के लिए बधाइयाँ देती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो कल सुबह तोरानागा की वाइफ्स के साथ यहाँ से चली जाएगी। जो बात सुन इशिडो काफी ही शौक है और वो उसे यहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन मेरिको उसके रिस्पॉन्स में उसे यही कहती है कि उसने यहाँ सभी लोगों को बंदी बना कर रखा है। पर ऐसा मानना इशिडो का नहीं, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि उसने यहाँ सभी लोगों को फ्री छोड़ा हुआ है। पर ये चीज मेरिको नहीं मानती और उससे यही कहती है कि उसने सभी लोगों को ओसाका कैसल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। साथ ही वो लोग तोरानागा के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं मानो जैसे उसने हायर को मारने की धमकी दी हो। पर इशिडो का ये मानना है कि भले ही उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसे पूरी पावर चाहिए, जो हमें काफी अच्छे से पता है, जिस कारण ही वो तोरानागा और सभी लोग तोरानागा के अगेंस्ट हो चुके हैं। और उसी के साथ इशिडो ये भी कहता है कि मेरिको के बात करने का तरीका उसे पसंद नहीं आया, जिस कारण वो कल यहाँ से तोरानागा की वाइफ्स को लेकर नहीं जा सकती। लेकिन हम देख पाते हैं कि मेरिको सभी लोगों के सामने उसे यही बताती है कि उसका पहली ड्यूटी लॉर्ड तोरानागा को सर्व करना है, और दूसरी चीज वो समुराई की फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसे ये कतई मंजूर ना होगा कि कोई उसे हॉस्टेज या फिर उसे रोक कर रखे। यानी कि वो खुद की विल के लिए फ्री है और वो कहीं भी आ जा सकती है। और इतना कहकर मेरिको वहाँ से निकल जाती है, जिससे ब्लैकथॉर्न बातचीत करने की कोशिश करता है, पर मेरिको उससे ज्यादा बातचीत नहीं करती। पर फिर हम मेरिको के बेटे को देख पाते हैं, जो उससे बातचीत करने के लिए पहुंचा है। साथ ही वो अपनी मॉम को लेके काफी कंसर्न्ड है। साथ ही वो उन्हें ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास एक प्लान है, वो भी कियामा की ग्रैंड डॉटर से शादी करने का। लेकिन मेरिको से यही कहती है कि वो लोग तोरानागा को सर्व करते हैं, तो वो उन्हीं के कहने पर शादी कर सकता है। लेकिन मेरिको के बेटे का ऐसा मानना नहीं है। पर साथ ही वो अपनी मॉम को ये भी कहता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया या फिर उसकी बात नहीं सुनी, तो वो उसकी मॉम का भी साथ नहीं देगा। साथ ही वो ये मानकर चल सकती है कि कभी उसका कोई बेटा रहा ही नहीं, जिससे मेरिको टूट जाती है। और दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि मेरिको तोरानागा की वाइफ्स के साथ कैसल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इशिडो के गार्ड्स उसे यही कहते हैं कि उसके पास परमिट नहीं, जिस कारण वो लोग उसे जाने नहीं देंगे। पर हम देख पाते हैं कि मेरिको के गार्ड्स उनसे यही कह रहे हैं कि उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि मेरिको अपने गार्ड्स को भेजती है उन सभी गार्ड्स को खत्म करने के लिए। पर अफसोस उसका कोई भी गार्ड बच नहीं पाता, जिस कारण ना चाहते हुए मेरिको उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, जैसे तीर रोकने की कोशिश तो करता है, पर मेरिको रुकती नहीं और उनका सामना करती है। पर काफी सारी गार्ड्स होने के कारण मेरिको उनके सामने टिक नहीं पाती और वो सभी उसे नुकसान तक नहीं पहुंचाते। पर फिर रुककर मेरिको उन्हें यही कहती है कि वो लोग इतने सारे लोगों से फाइट कर यहाँ से नहीं जा सकते, जिस कारण उन्हें यही रहना होगा। लेकिन मेरिको ये भी डिक्लेयर करती है कि वो उसके लॉर्ड को सर्व करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, जिस कारण वो सनसेट होते ही खुद की जान ले लेगी, जिस कारण इशिडो ओचिबा से उसकी सलाह मांगता है, जिसके जवाब में ओचिबा यही कहती है कि मेरिको ने जो कहा है वो करके रहेगी। साथ ही अगर वो ऐसा करती है तो ओसाका की सभी हाई फैमिली उनके अगेंस्ट हो जाएगी और साथ ही सभी लोग ओसाका पर ही इल्जाम उसकी मौत का लगाएंगे। लेकिन मेरिको को अगर यहाँ से जाने की इजाजत दे दी गई तो बाकी बचे हुए लोग भी यहाँ से जाने की विनती करेंगे। साथ ही वो मेरिको से मिलने की इच्छा जताती है और हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न के जरिए उसने ऐसा किया है, जिसके बाद उनके वहाँ पहुँचते ही वो ब्लैकथॉर्न को उनकी बचपन की बातें बताना शुरू करती है कि उनके फादर एनिमीज थे, पर फिर भी वो दोनों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन बातों ही बातों में ओचिबा उससे यानी कि मेरिको से यही कहती है कि उसकी डेथ व्यर्थ है और उसे ये सारे गेम्स बंद कर देने चाहिए। लेकिन मेरिको उससे यही कहती है कि आत्मसमर्पण करना या फिर मर जाना कोई गेम नहीं, बल्कि गेम तो वो खेल रही है और वो ही इस गेम को खत्म कर सकती है। और इतना कहकर वो वहाँ से ब्लैकथॉर्न के साथ निकल जाती है, जो जाते जाते मेरिको को फिर से विचार करने के लिए कहता है। पर हम देख पाते हैं कि मेरिको ने अपना फैसला ऑलरेडी कर चुकी है। और फिर सनसेट आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मेरिको खुद को मारने के लिए सभी लोगों के सामने बैठी हुई है। साथ ही वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट यानी कि अपने बेटे कियामा से रिक्वेस्ट करती है उसका सेकंड बनने के लिए, यानी कि उसकी जान पूरी तरह लेने के लिए। पर उसका बेटा उससे अग्री नहीं करता और हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न मेरिको का सेकंड बनने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर सही समय
पर इशिडो आ पहुंचता है जो उसे यहाँ से जाने की इजाजत दे देता है और यही कहता है कि कोई भी इस कैस्टल में हॉस्टेज नहीं, जिससे सभी लोग काफी ही खुश हैं। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न और मारिको एक साथ कमरे में मौजूद है और वही दूसरी तरफ इशिडो ने याबुशिगे के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे ये ऑफर दिया है कि उन्हीं के गार्ड्स को खत्म कर दिया जाए, जो वो करता भी है और उन्हें और कोई नहीं बल्कि मारिको चाहिए, जिस कारण हम एक छोटी सी फाइट वहाँ उन सभी के बीच देख पाते हैं, जिससे इशिडो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उन लोगों को यहाँ से जाने की परमिट तो दे चुका है पर वो उसके विल के अगेंस्ट है। साथ ही कुछ लोग मारिको और उन सभी को रोकने के लिए एक डोर को ब्लास्ट करने वाले होते हैं, जिसे रोकने के लिए मारिको उसके सामने आ जाती है। फाइनल एपिसोड की शुरुआत हमें ओल्ड ब्लैकथॉर्न से दिखाई जाती है जो अपने डेथ बेड पर है और उसके हाथ में हम क्रॉस नोटिस कर पाते हैं। पर कुछ दिखाए उससे पहले ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट की तरफ, जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि हमने एक्सप्लोजन देखा था जिस कारण मारिको की डेथ हो गई थी। और वही हम ब्लैकथॉर्न को भी देख पाते हैं जिसे याबुशिगे उठाता है और उठते ही मारिको की डेड बॉडी देख वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम याबुशिगे को देख पाते हैं जो मारिको से माफी मांग रहा है। और मारिको की डेथ के तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि तोरानागा ने एक लेटर भेजा है जिसमें उसने आ रही वॉर के बारे में लिखा है, यानी कि वो इशिडो पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, जिसके लिए इशिडो रेडी तो है पर बाकी के लॉर्ड्स और साथ ही लेडी ओचिबा उससे यही कहते हैं कि उन लोगों को सबसे पहले मारिको को एक प्रॉपर फ्यूनरल दे देना चाहिए। लेकिन इशिडो उनसे यही कहता है कि वॉर मैंडेटरी है, पर वो लोग बात करें उससे पहले ही ओसाका में एक अर्थक्वेक आ जाता है जिससे वहाँ बैठे सभी लॉर्ड्स उसे यही कहते हैं कि शायद ये इसी बात का साइन है कि उन लोगों को इस बारे में और बातचीत करनी चाहिए। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि इशिडो तोरानागा को डिफीट करने के बाद अभी भी याबुशिगे को काउंसिल में एक सीट ऑफर करना चाहता है, पर वही हम याबुशिगे को देख पाते हैं जिसे अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मारिको की डेथ के बाद वो काफी गिल्ट में है। साथ ही उसे ये भी याद है कि किस तरह प्रीवियस रूलर ने सभी लॉर्ड्स को तोरानागा के अगेंस्ट भेजा था, पर उसके पहले भी एक अर्थक्वेक आ गया था। यानी कि याबुशिगे का ये मानना है कि अर्थक्वेक एक बैड सिंबल है, पर इशिडो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे वापस इजुल लौटने के लिए कहता है और उसके ऑर्डर का वेट करने के लिए भी। साथ ही हम तोरानागा को देख पाते हैं जिसने अपने फैल्कन को रिलीज कर दिया है, उसे यही कहते हुए कि उसे और बेटियां पैदा करनी है। और फिर से हमें ब्लैकथॉर्न का एक ओल्ड विजन दिखाया जाता है, जिसके बाद उसकी आंख प्रेजेंट में खुलती है और उसके सर पर वो एक बैंडेज देख पाता है। लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जब वो सो रहा था तो मारिको को बरी कर दिया गया है, जहाँ उससे मिलने के लिए पोर्चुगीज प्रीस्ट एल्विटो पहुंचे हैं, उसे यही बताते हुए कि उसे और याबुशिगे को तोरानागा के पास जाने का परमिट मिल चुका है। और जब वो लोग शिप की तरफ वॉक कर रहे होते हैं तो ब्लैकथॉर्न उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए एम्बुशेस यानी कि दुश्मनों को नोटिस कर पाता है, जिसके जवाब में एल्विटो से यही बताता है कि उसका ये सेंस गलत नहीं, क्योंकि वो इस वुड में मरने वाला था। लेकिन मरने से पहले मारिको ने चर्च से रिक्वेस्ट की कि वो लोग ब्लैकथॉर्न को बचा ले, जो सुन ब्लैकथॉर्न पूरी तरह टूट चुका है और वो और साथ ही याबुशिगे मिल तोरानागा की तरफ निकल तो जाते हैं, पर जाते वक्त याबुशिगे से यही कह रहा है कि उन लोगों को साथ में इंग्लैंड की तरफ सेल करना चाहिए, जहां ब्लैकथॉर्न ये नोटिस कर पाता है कि याबुशिगे काफी डेस्परेट है खुद को बचाने में, जिस वजह से ही वो उसे छोड़ देता है। साथ ही जैसे ही वो दोनों ब्लैकथॉर्न की शिप की तरफ पहुंचते हैं तो नोटिस कर पाते हैं कि उसकी शिप ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है और मुराजी से उन्हें ये पता चलता है कि ये सारी चीजें क्रिश्चियंस लोगों के द्वारा की गई है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि याबुशिगे का काफी रूड वेलकम किया जाता है, वो भी ओमी और उसके लोगों के द्वारा, जहां उससे उसकी स्वॉर्ड ले ली जाती है और उसे तोरानागा के पास पेश किया जाता है। और उसी के साथ तोरानागा को इस बारे में पता है कि याबुशिगे ही वो शख्स है जिसने घुसपैठियों को अंदर घुसने की इजाजत दी, जिस कारण मारिको आज इस दुनिया में नहीं। और जैसे ही याबुशिगे उस बारे में कन्फेस करता है तो हम देख पाते हैं कि तोरानागा काफी कामली उसे यही कहता है कि कल की सनसेट के पहले वो खुद की जान ले ले, जिसके जवाब में याबुशिगे उससे एक बैटल की मौत चाहता है, पर उसके लिए वो उसे डिनाई कर देता है, जिस वजह से वो तोरानागा से ही रिक्वेस्ट करता है कि ब्लैकथॉर्न उसका सेकंड बने, पर तोरानागा वो ऑनर लेने के लिए खुद तैयार है। जिसके बाद हम ब्लैकथॉर्न को देख पाते हैं जो फूजी से रियूनाइट हो चुके हैं, जो दोनों ही काफी ही सैड है और उन दोनों के पास कोई ट्रांसलेटर भी नहीं, जिस कारण फूजी ब्लैकथॉर्न के सामने उसके हस्बैंड और बीबी की एशेस लाकर रख देती है और उसे यही बताती है कि कल वो
वो एक नन बनने के लिए यहाँ से चली जाएगी, जिसे रोकने की कोशिश ब्लैकथॉर्न पहले करता है, लेकिन देख पाता है कि फूजी उसके फैसले पर अटल है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम तोरानागा को देख पाते हैं, जिसके हाथ में उसका न्यू बॉर्न बेबी है और उसके पास ओचिबा का एक सीक्रेट मैसेज पहुंचा है, जो हमें दिखाया तो नहीं गया, पर उसी के साथ उसकी मुलाकात हम ब्लैकथॉर्न से होते हुए देख पाते हैं और तोरानागा उसे बताता है कि वो उसकी शिप के बारे में जानता है। लेकिन ब्लैकथॉर्न का ये मानना है कि वो लोगों को पीड़ित करने में, यानी कि उन्हें दंडित करने में इतना आगे जा चुका है, जिस वजह से ही उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पता है कि उसकी शिप को किसने डिस्ट्रॉय किया। साथ ही वो तोरानागा से ये भी कहता है कि अब उसे और ब्लड नहीं चाहिए, जिसके लिए जब तोरानागा रेडी नहीं होता, जिसके एक्सचेंज में ब्लैकथॉर्न खुद की जान लेने को तैयार हो जाता है, उसे यही कहते हुए कि अगर उसने ये सारी चीजें बंद नहीं करी तो विलेजर्स को बचाने के लिए उसने उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया है और खुद को ही स्टैब करने वाला होता है। लेकिन वक्त रहते तोरानागा उसे रोकता हुआ पहुंचता है और उसे यही बताता है कि ये करने से अच्छा वो जाकर अपनी शिप को रिबिल्ड करे, ताकि वो उसे यहाँ से ले जा पाए। जिसके बाद फिर से बड़ी याबुशिगी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसकी डेथ के लिए ले जाया जा रहा है, जहाँ जाते हुए वो ओमी से थोड़ी बातचीत करता है और एक क्लिफ साइड पे जाकर तोरानागा से मिलता है, जहाँ वो तोरानागा से यही कहता है कि वो सब कुछ ठीक होता हुआ देखना चाहता है। पर हम देख पाते हैं कि तोरानागा से ये रिवील करता है कि उसे पता है कि ब्लैकथॉर्न की शिप को किसने बर्न किया। साथ ही वो एक एक्चुअल टेस्ट था जिसकी प्रिपरेशन वो कर रहा है, ताकि एक दिन वो उसे सच बता पाए, जिससे याबुशिगी काफी ही शॉक हो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि तोरानागा हवा के रुख को मोड़ दे रहा है। लेकिन तोरानागा उसे करेक्ट करता है, यही कहते हुए कि वो विंड को करेक्ट नहीं बल्कि उसे स्टडी करता है, ताकि वो उस अकॉर्डिंगली चल पाए। जिस कारण याबुशिगी उसे ये पूछता है कि शायद उसका क्रिम्सन स्काई प्लान अभी वो लॉन्च करने वाला है, लेकिन तोरानागा उसे करेक्ट करते हुए यही कहते हैं कि क्रिम्सन स्काई ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यानी कि तोरानागा का ये कहना है कि उसने एक औरत को भेजा था वो काम करने के लिए, जो कभी एक आर्मी नहीं कर पाती, जिस कारण ही आज ओचिबा अपने बेटे की आर्मी को बैटलफील्ड से वापस लेने का डिसीजन ले चुकी है। साथ ही लॉर्ड्स भी अब इशिडो के साथ नहीं, जिस कारण अब वो एक नेशन स्टार्ट कर सकता है, वो भी बिना वॉर के। साथ ही ग्रेट पीस का एरा भी वो अब शुरू कर सकता है। लेकिन याबुशिगी अब उससे ये जानना चाहता है कि क्या तोरानागा शोगन का टाइटल चाहता है, जिसके जवाब में तोरानागा उससे यही कहता है कि वो क्यों एक डेड पर्सन को फ्यूचर बताए, जिस कारण याबुशिगी ब्लेड लेकर खुद को स्टैब कर देता है। तोरानागा उस जॉब को खत्म करते हैं, वो भी याबुशिगी की सर को उसके धड़ से अलग कर। और उसी के साथ हम ब्लैकथॉर्न और फूजी को देख पाते हैं, जो दोनों ही एक बोट पर मौजूद है और वो दोनों फूजी के हस्बैंड और उसके बेबी के एशेस को पानी में डाल देते हैं और साथ ही ब्लैकथॉर्न मरिको के प्रेइंग बीड्स को भी पानी में डाल देता है। जिसके बाद वो कुछ लोगों की मदद से अपने टूटे हुए शिप को किनारे पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें असफल रहता है, जिस वजह से बुंटारो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है और सभी लोग मिल ब्लैकथॉर्न की शिप को फाइनली किनारे पर ले आते हैं, जो देख ब्लैकथॉर्न काफी ही खुश है। साथ ही बुंटारो उसे पानी ऑफर करता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि पीछे खड़ा तोरानागा समुद्र की तरफ देख रहा है, मानो जैसे वो अपने किंगडम को सर्वे कर रहा हो। और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।